हाँ ठीक है, मुझे यकीन था ये कोई ऐसी ही बात कहेगा। सानी ने सोचा, पिछले 6 साल में मैं जिस चेहरे को कभी देखना नहीं चाहती थी वो तुम्हारा था, और आज यहाँ इस कमरे में तुम्हें देखने के बाद अब मैं जिस चेहरे को कभी आंखों से हटाना नहीं चाहती वो भी तुम्हारा चेहरा है। कितनी अजीब बात है। उसने सोचा अपने अंदाजे के सही होने पर उसे अजीब सी खुशी। वो अब भी बोल रहा था उसी पुख्ता और सर्द आवाज़ में, मैं लोगों को कभी नहीं समझ सका और औरत को तो शायद बिल्कुल नहीं। मैं नहीं जानता हर कोई मुझे ही धोखा क्यों देना चाहता है। मैंने कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचा, ना बुरा चाहा, फिर भी पता नहीं लोग मेरे साथ ये सब क्यों करते हैं। अपनी गोद में रखे हुए दाएं हाथ की पुश्त पर उसने पानी के चंद कतरे गिरते देखे, फिर धुंधला गया। इसने सर नहीं उठाया। उसकी आवाज़ अब भी कमरे में गूंज रही थी, तुम्हें यहाँ इस कमरे में देखने के बाद मुझे यूँ लगा जैसे मैं फिर वहीं पहुँच गया हूँ जहाँ 6 साल पहले खड़ा था, और मैं आज तक वहीं खड़ी हूँ जहाँ 6 साल पहले खड़ी थी। 6 साल पहले तुमसे मिलने के बाद मैंने सोचा था कि दुनिया में अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो खुदगर्ज नहीं है, जिन्हें दूसरे की परवाह है। 6 साल पहले मैंने तुम्हें आइडियलाइज़ किया था। मैंने सोचा था मुझे ज़िंदगी में तुम्हारे जैसा बनना है, और आज इस कमरे में बैठा हुआ मैं ये सोच रहा हूँ क्या दुनिया में मुझसे ज़्यादा बेवकूफ़ कोई और होगा। उसकी आवाज़ में रंजीदगी थी। सानिया के हाथ पे गिरने वाले पानी में कुछ और इजाफा हो गया। 5 साल पहले जब मैंने वापस जाकर तुम्हें तलाश करने की कोशिश की और मुझे पता चला कि तुम मर चुके हो तो मैं बहुत रोया। मुझे लगा था एक बार मेरी दुनिया फिर ख़त्म हो गई है, और आज तुम्हें देखकर लग रहा है कि दुनिया तो मेरी आज ख़त्म हुई है। मैं नहीं जानता था कि इस कमरे से निकलने के बाद मैं क्या करूँगा। मैं दोबारा किसी औरत पर एतबार कर भी पाऊँगा या नहीं। और तुम तो बहुत बातें करती थी, आज खामोश क्यों हो? कुछ कहो। तुम्हें आंसू जैसे हथियार का सहारा लेने की ज़रूरत नहीं है। तुम तो इसके बगैर भी दूसरों को मुंह के बल गिराने में कामयाब हो सकती हो। वो शायद उसके बहते आंसू देख चुका था। सानिया ने कांपते हुए हाथों के साथ गालों पे बहते आंसुओं को साफ किया। मैं तुम्हारी ज़िंदगी की पूरी कहानी में अपना रोल समझने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं तुम्हारे लिए क्या था, एक फिलर, एक सपोर्ट, या कुछ भी नहीं। मैं जानना चाहता हूँ कि तुमको मुझसे क्या चाहिए था, कौन सी चीज़ तुम्हें मेरी जानिब खींच के लाई थी। तुमने मेरे साथ ये सब कुछ क्यों किया? उसके पास सवालों का अंबार था और सानिया के पास जवाब नहीं थे। वो अपने गोद में रखा हुआ बैग उठाकर खड़ी हुई। वो इसका इरादा भांप चुका था। तुम कहाँ जा रही हो? कुर्सी धकेल कर वो दरवाजे की तरफ मुड़ गई। वो लपकता हुआ उसका रास्ता रोक के खड़ा हुआ। मेरे सवालों का जवाब दिए बगैर तुम कैसे जा सकती हो, और तुम इस तरह कैसे कर सकती हो? वो खामोश रही। तुम जानती हो तुमने मुझे कितना बड़ा धोखा दिया है, वो उसके बिल्कुल सामने खड़े होकर कह रहा था। सानिया ने इसका चेहरा देखने की कोशिश नहीं की। वो उसकी जैकेट के कॉलर को देखती रही। वो कह रहा था तुम एक फ्रॉड हो, और इस तरह चुप रहकर तुम क्या साबित करना चाहती हो? ड्रामे का कौन सा एक्ट रह गया जिसे अभी तुम परफॉर्म करना चाहती हो? वो उसकी जैकेट के बटन गिनने लगी। अब वो कॉलर्स देख रही थी। तुम बोल नहीं सकती हो अब क्या? अचानक उसे अपने दाएं बाजू की गिरफ्त महसूस हुई। बेख्तियार उसने सख्ती से उसका हाथ अपने बाजू से हटाया। मुझे हाथ मत लगाओ हदीद। उसने बिलाखिर अपनी खामोशी तोड़ी। हदीद का चेहरा इसके जुमले पर सुर्ख हो गया। तुम्हारा वजूद तो वाकई इतना गंदा है कि मेरे जैसे शख्स को हाथ लगाना क्या देखना भी नहीं चाहिए। और आज हाथ लगाने पर एतराज़ हुआ? 6 साल पहले तो 6 साल पहले का जिक्र मत करो, तब और बात थी। सानी ने इसकी बात काट के कहा। तो मैं जानना चाहता हूँ कि वो और बात क्या थी जिसके लिए तुमने मुझे इस्तेमाल किया। आई एम सॉरी, अगर तुम मेरी किसी बात से हर्ट हुए, अब मेरा रास्ता छोड़ो, मुझे जाना है। वो उसकी बात पे हक्का बक्का रह गया। कितना आसान है तुम्हारे लिए। आई एम सॉरी, अगर तुम मेरी किसी बात से हर्ट हुए हो, बस इतना, बस इतना कहना चाहिए था तुम्हें। मैं हर्ट हुआ हूँ? तुम्हें अंदाज़ा है कि तुमने क्या किया है? तुमने मेरी ज़िंदगी के 6 साल बर्बाद कर दिए। तुम सिर्फ एक जुमला बोलकर सबकी तलाफ़ी करना चाहती हो। एक जुमला बोलकर? तुम कैसी इंसान हो? सानिया ने सर उठाकर पहली बार इसकी आंखों में देखा। मैंने कब कहा मैं इंसान हूँ? मैंने कब कहा मैं औरत हूँ? मैं तमाशा हूँ, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। और तमाशा बनने और देखने के लिए बड़ी हिम्मत और सब्र की ज़रूरत होती है, और ये दोनों चीज़ें अल्लाह ने मेरे मुक़द्दर में लिख दी हैं। कुछ लोगों को अल्लाह दिल आबाद करने के लिए बनाता है, और कुछ को ज़िंदगियाँ बर्बाद करने के लिए। मुझे अल्लाह ने दूसरे काम के लिए बनाया है। जो लोग दूसरों के दिलों को कांटों से ज़ख्मी करते हैं ना, उनके अपने अंदर कीकर उगे हुए होते हैं। वो चाहें या ना चाहें, उनके वजूद को कांटा ही बनना होता है। वो फूल नहीं बन सकते। तुम मेरे लिए 6 साल रोए हो ना, आज एक बार और रो लो। सोच लो कि मैं वाकई मर गई। सारी दुनिया तुम्हारे आगे खुली पड़ी है। तुम्हारे लिए कभी भी कुछ ना होगा। मेरी जैसी औरत तो तुम्हारे लिए है ही नहीं, और हर औरत मेरी जैसी तो होगी भी नहीं। यार तुम कभी हमारे घर आया करो। देखो मैं इतने चक्कर लगा चुकी हूँ तुम्हारे घर। रुबैका उस दिन सानिया से इसरार कर रही थी। डोंट वरी रुबैका, मैं उस वीकेंड पे तुम्हारी तरफ आऊँगी। मैं बहुत दिनों से सोच रही हूँ, बस इत्तेफाक है, कोई ना कोई काम पड़ता है। चलो बस फिर ये तय है कि तुम इस वीकेंड पे हमारी तरफ आ रही हो। रविका ने इससे हाथ मिलाते हुए कहा। डेविड मुझे लेने के लिए आ गए, मैं जा रही हूँ, उसने कॉलेज गेट के बाहर झांकते हुए कहा। सानिया ने रविका को जाते हुए देखा। वो दोनों कॉन्वेंट में पढ़ती थी, मगर इस वक्त दोनों अलग सेक्शंस में थी।
दोनों की दोस्ती अलग अलग लड़कियों से थी। तो मैट्रिक के बाद जब रबीका ने कैनेट कॉलेज में एडमिशन लिया तो उसकी दो बेहतरीन दोस्तों को अपने पेरेंट्स के साथ मुल्क छोड़ के जाना पड़ा। एक और दोस्त के वालिद की ट्रांसफ़र दूसरे शहर में हो गई तो कन्नड़ में गैर महसूस तरीके से वो दोनों एक दूसरे के करीब आ गई। दोनों के सब्जेक्ट एक ही थे और रबीका बहुत मिलनसार थी। शुरू में रबीका के ग्रुप में कुछ और लड़कियां भी थी, मगर आहिस्ता आहिस्ता इनकी दोस्ती इतनी गहरी हुई कि वो दोनों साथ रहने लगी। सानिया 3 भाइयों और 2 बहनों में सबसे छोटी थी। रबीका के 2 बहनें और एक भाई था और वो दूसरे नंबर पे थी। सबसे बड़ा इसका भाई था। रबीका के वालिद एक एनजीओ के लिए काम करते थे। सानिया के वालिद एक नामवर बिजनेसमैन थे। सानिया की एक बड़ी बहन और भाई की शादी हो चुकी थी। इन दिनों इसके लिए रिश्ता तलाश किया जा रहा था और उसके ख़ानदान में लड़कियों की शादी जल्दी करते थे। सानिया भी जानती थी कि इंटर करने के बाद इसकी शादी कर दी जाएगी। वीकेंड पे वो रबीका के घर गई। उसे उसके घर का माहौल बहुत अच्छा लगा। रबीका के माँ बाप और बहन भाई सब आपस में बहुत फ्रैंक थे। उन्होंने कभी माँ बाप और बच्चों के दरमियान इतनी दोस्ती नहीं देखी। खुद उसके घर में भी दोस्ताना था, लेकिन ऐसे ताल्लुकात नहीं थे। लाशऊरी तौर पर वो सारा वक्त रबीका अपने घर का मवाजना करती रही। लंच पर भी उसने उसकी फैमिली के साथ ही टाइम गुजारा और डाइनिंग टेबल पर एक ख़ास किस्म की बेतकल्लुफ़ी थी। रबीका के वालिद फ्रांसिस जोएल बहुत अच्छी तबीयत के मालिक थे। वो लंच के दौरान छोटे मोटे लतीफ़े सुनाते रहे। डैडी, मैं कैरल को दोबारा घर छोड़ने नहीं जाऊंगा। उसके ग्रैंडफादर बहुत लंबी चौड़ी इन्वेस्टिगेशन करते हैं। लंच पे बात करते करते अचानक डेविड ने अपने बाप से कहा, ठीक है, कैरल को छोड़ने मत जाना, मगर आज मेरे साथ सानिया को छोड़ने तो चलो। रबीका ने कहा, हाँ वैसे कैरल के दादा इतने बुरे नहीं हैं, मुझे तो बड़े अच्छे लगते हैं। सब हंस पड़े। मैंने कब कहा वो बुरे हैं? बस 15 मिनट में मैं कैरल को छोड़ के आता हूँ। उसके दादा से जान छुड़ाने में घंटा लग जाता है। मैं शायद 10वीं बार कैरल को छोड़ने जा रहा था, मगर हर बार वो इंटरव्यू का आगाज़ मेरे नाम पूछने से ही करते हैं और फिर हमेशा बायोडाटा लेते हैं। माँ बाप का नाम पूछते हैं, बहन भाइयों, उनकी तादाद, तालीम, हॉबीज़, मेरा नाम, क्वालिफिकेशन, सब दोस्तों के नाम वो मुंह बनाते हुए कह रहा था। मैं सोच रहा हूँ अगर अगली बार कैरल को ड्रॉप करना पड़ा तो फोल्डर बना कर ले जाऊँगा। उनसे कहूँगा कि इन सारे सवालों के जवाब इसमें हैं, वो आराम से मुताला करें, वो अभी तो मुझे घर जाने दें। फिर बात ख़त्म करके खामोश और अचानक सानिया से पूछा, आपके घर में तो ऐसे कोई दादा नहीं है? वो एकदम गड़बड़ा गई। नहीं नहीं, सानिया के घर में कोई दादा वादा नहीं है, और अगर होते भी तो तुम्हें फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। मैं खुद तुम्हारे साथ ड्रॉप करने जाऊँगी और मैं ही घर के अंदर जाऊँगी। रबीका ने सलाद खाते हुए कहा। लंच के बाद रबीका के डैडी वापस ऑफिस चले गए। रबीका की मम्मी और छोटी बहन मार्केट चली गई। सानिया रबीका के साथ उसके कमरे में गई। चंद मिनट गुजरे थे जब अचानक ही स्टूडियो पर विटनी होस्टन का गाना बजाया जाने लगा और वॉल्यूम इतना बुलंद था कि वो बात करते करते चुप हो गई। रबीका ने चाय का मग रखा। ये डेवी है, इसे इतने मैनर्स नहीं, घर में कोई आया है? दिन में 36 बार हम ये गाना सुनते हैं। रबीका तुर्शी से कहते हुए कमरे से निकल गई। चंद मिनटों में वॉल्यूम कम हो गया। रबीका दोबारा कमरे में आ गई। वॉल्यूम कम कर दिया? सानी ने अंदर आते पूछा। हाँ, मैंने उसे विटनी की कसम दी थी। अच्छा, तुम्हारा भाई विटनी का बड़ा फ़ैन है? अरे कह मत देना, वो फ़ैन नहीं, वो लवर समझता है भाई विटनी को। वो गॉड, दुनिया में अभी भी ऐसे लोग पाए जाते हैं। दुनिया को तो पता नहीं है, हमारे घर में ऐसे ही है। डेविड विटनी पे पड़ता है, अनीता टॉम क्रूज़ पर, और तुम? मैं रॉबिन पर। उसने अपने फैंसी का नाम लिया। मैं हमेशा पक्का काम करती हूँ। मुझे तुम्हारी फैमिली बहुत पसंद आई, सानिया ने चाय पीते हुए कहा। हाँ, तुम्हारी फैमिली भी बहुत अच्छी है। हाँ, मगर तुम्हारी फैमिली जितनी नहीं, हम इतने क्लोज नहीं हैं। अच्छा, तो तुम आ जाए करो हमारे घर, मुझे अच्छा लगेगा, रबीका ने बड़े खुलूस के साथ उससे कहा। हाँ, अब मैं आती जाती रहूँगी, मुझे अच्छा वक्त गुजरा यहाँ पे। 4 बजे तक वो दोनों बातें करती रहीं। फिर सानिया घड़ी देखकर उठ खड़ी हुई। मैं डेविड को बुलाती हूँ। चंद मिनटों बाद रबीका से कमरे से निकल आई। आओ चलो पोर्च में चले, वो सो रहा था, मैंने जगा दिया, चंद मिनटों में बाहर आ जाएगा। रबीका ने उसे बताया। उसके बाद पोर्च में आ गई। चंद मिनटों बाद वो दवाइयाँ लेते हुए बाहर आया और फिर गाड़ी में बैठ के उसने दरवाज़ा खोला। रबीका सानिया के साथ अंदर बैठ गई। गाड़ी सड़क पर लाते ही उसने कैसेट प्लेयर ऑन कर दिया। अचानक उसे रबीका के कहे जुमले याद आए और उसने कहकहा लगाया। डेविड ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ? सानिया और वो दोनों हंसने लगी। उसने नाराज़गी के आलम में सड़क के किनारे गाड़ी रोकी। पहले तुम दो मुझे बताओ क्यों हंस रही हो, फिर मैं गाड़ी चलाऊंगा। मगर वो दोनों पागलों की तरह हंसे ही जा रही थी। वो कुछ कहे बगैर उसको कहने लगी, प्लीज़ आप गाड़ी चलाएंगे, आपको विटनी की कसम। सानिया नहीं जानती कि इसके मुंह से कैसे निकला। डेविड के चेहरे पर बेतहाशा हैरत, फिर सुर्ख होता चेहरा। कैसेट ऑफ किया, गाड़ी सड़क पे ले आया। वो कुछ देर हंसती रही और फिर खामोशी से बैठ गई। फिर उससे बुरा लगा कि पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचता होगा। बहरहाल वो अंदर तक छोड़ने गई और वो अपने घर चली गई। कल तुम्हें ड्रॉप करने के बाद मेरा और डेविड का बहुत झगड़ा हुआ। वो इस बात पे लड़ा था मैंने तुम्हें विटनी के बारे में क्यों बताया। अरे ऐसे तो झगड़े होते रहते हैं। नहीं, मुझे भी हंसना नहीं चाहिए था। छोड़ो, कुछ नहीं होता।
3-4 दिन बाद उसने शाम को रबीका को फ़ोन किया। फ़ोन डेविड ने उठाया। सानिया ने उसकी आवाज़ पहचान ली। मैं सानिया हूँ, मुझे रबीका से बात करनी है। अच्छा मैं बुलाता हूँ, आप होल्ड करें। 1 मिनट, मुझे आपसे भी बात करनी है। मुझसे मुझसे क्या बात करनी है? मुझे आपसे एक्सक्यूज़ करना है। किस चीज़ के लिए? वो उस दिन गाड़ी में, मतलब सॉरी। हाँ तो मैंने गाड़ी चला तो दी थी। नहीं, मुझे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। हाँ ठीक है, मत कीजिएगा दोबारा। आप नाराज़ तो नहीं है? नहीं फ़िलहाल तो नहीं हूँ। क्या रबीका से बात करा दूँ आपकी या नहीं? हाँ हाँ जी सॉरी, मैं शर्मिंदा हो गई। उस दिन वो अपनी भाभी के साथ शॉपिंग के लिए निकली थी। जब फ्रोज सन्स के बाहर उसने डेविड को कुछ फॉरनर्स के साथ देखा। उसकी छोटी बहन अनीता भी थी। अनीता ने सानिया को देखा, उसके पास आ गई कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? अरे डैडी के कुछ दोस्त आए हैं, रात की फ़्लाइट है, उनके लिए शॉपिंग करवानी है। रबीका भी आई है? नहीं नहीं, मैं और डेविड आए। सानिया कुछ अजीब सा लगा कि डेविड उसे देखने के बावजूद भी उसकी तरफ नहीं आया। क्या वो अब भी मुझसे नाराज़ है? फिर सानिया ने कई दफ़ा उसे कई जगहों पे देखा। बाज़ दफ़ा वो अकेला होता, कभी किसी दोस्त के साथ, मगर वो उससे बात करने की कभी कोशिश नहीं करता। आखिर पता तो चले वो इस तरह क्यों कर रहा है। इसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। बिला शुबा वो हैंडसम था, इसके चेहरे के नक्कुश भी तीखे थे, मगर सानिया ने इससे भी अच्छे लड़के देखे थे। वो कोई मुतासिर नहीं हुई। उस दिन मैं रबीका के घर गई। वहाँ एक बार फिर डेविड से इसका सामना हुआ, मगर वो उसे नज़रअंदाज करने के बजाय खुश दिली से मुस्कुराने लगा। हेलो, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? फ़ाइन। काफ़ी दिनों बाद आई आप। क्यों, अभी शर्मिंदगी नहीं ख़त्म हुई आपकी? मेरी तो ख़त्म हो गई, मगर आप शायद नाराज़ हैं। नहीं, मैंने बताया था मैं इस बातों में नाराज़ नहीं होता। मगर उसे लगा कि उसका मूड खुशगवार है, और उसको लगा आहिस्ता आहिस्ता वो किसी लड़के से मुतासिर हो रही है। जिस दिन रबीका डेविड का जिक्र करना भूलती, उस दिन सानिया खुद उससे पूछती। इन दिनों उसके बारे में बात करने से ज़्यादा दिलचस्प उसके लिए कुछ और नहीं था। एक दिन कॉलेज में रबीका ने उसे कार्ड थमाया। डेविड की बर्थडे है परसों, मैं तुम्हें इनवाइट कर रही हूँ, घर में ही छोटा सा फंक्शन है। मेरा आना तो शायद मुश्किल। मुझे तुम्हारी मुश्किल में कोई दिलचस्पी नहीं है, तुम्हें आना ही पड़ेगा। रबीका ने उसकी बात ख़त्म नहीं होने दी। तीसरी शाम सानिया का बड़ा भाई उसे रबीका के घर ड्रॉप करके गया। गाड़ियों के बाहर, गेट के बाहर गाड़ियों की कतार थी। कोई छोटा फंक्शन नहीं लग रहा था कि एक लंबी तादाद थी। आओ मैं तुम्हें अपने कज़न से मिलवाऊँ। हेलो हाय के बाद वो उन्हें मुख्तलिफ टेबल्स पे ले जाती रही। रबीका, ये गिफ्ट तुम ले लो। अरे मैं क्यों ले लूँ भाई, जिसके लिए लाई है उसी को दो। चलो डेवी के पास चलें। रबीका उसे घर के अंदर ले गई। डेवी अपने कमरे से निकल रहा था। उसने गिफ्ट उसे दिया। थैंक यू तो फॉर बीन हियर, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। देखिए, आप गिफ्ट के बगैर आती हैं तो मुझे खुशी होती है, लेकिन गिफ्ट के साथ आई हैं तो मुझे ज़्यादा खुशी हुई है। रबीका ने उसे कंधे पे हाथ मारा और वो हंस पड़ा। बर्थडे का केक काटने के बाद रबीका और उसे कजन्स गाने गाने लगे। वो डेविड जो है गिटार बजा रहा था, और काफ़ी अच्छा गिटार बजा रहा था। रबीका उसके पास बैठी थी। सानिया, ज़रा इस लड़की को देखो जिसने रॉयल ब्लू सिल्क का चूड़ी पजामा पहना है। हाँ कैसी है, खूबसूरत है। मम्मी की बहुत नज़र है इस लड़की पर। डेवी के लिए? डेविड के लिए? हाँ, शिवा बहुत अच्छी लड़की है। डैडी के दोस्त की बेटी है, कनाडा से आई है। अभी हम सोच रहे हैं इसका प्रपोजल मांगने के लिए। डेविड इंटरेस्टेड है? नहीं, हम भी, अम्मी ने बात तो नहीं की है मम्मी ने, मगर शिवा ऐसी लड़की कौन मना करेगा। अचानक उसने रबीका को कहते सुना और फंक्शन से उसका जी उचाट हो गया। अब वहाँ से भाग जाना चाहती थी। मुझे अपने भाई को फ़ोन करना है, बहुत देर हो गई है। अरे तुम्हें घर जाने की अचानक क्या पड़ी है? नहीं, अम्मी ने मुझे इसी शर्त पर आने दिया था कि 9 बजे तक मैं आ जाऊँ। उसने झूठ बोला और लाउंज में आके फ़ोन कर दिया। घर आने के बाद वो बेहद टेंस थी। मुझे आखिर क्या हो रहा है? अगर शिवा से डेविड की मंगनी कर रहे हैं तो मैं क्यों परेशान हूँ? मुझे क्या ज़रूरत है उसमें इतनी दिलचस्पी लेने की? मैंने इस डेविड को अपने सर पे क्यों सवार किया है? पता नहीं। अचानक इसके जहन में डेविड का चेहरा उभरा और साथ में शिवा भी उसके साथ आ गई। वो बेकरार उठ के रोने लगी। मुझे रोने की क्या ज़रूरत है? मैं क्यों जेलस हो रही हूँ? मैं कोई अहमक हूँ? उस रात उस पर यह हौलनाक इंकिशाफ हुआ कि वो ना चाहते हुए भी डेविड की मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुकी है। सुबह उठी तो उसकी तबीयत को सूजी थी, आंखें सूजी थी, तबीयत ख़राब महसूस हो रही थी। तबीयत कैसी है? सबने पूछा। अब ठीक हूँ। देखो आज कॉलेज मत जाओ, आराम करो, उसकी अम्मी ने कहा। सानिया, अपनी अम्मी के साथ डॉक्टर के पास जाओ, उसके अब्बू ने कहा। सब मेरे पीछे पड़ जाते हैं, नाश्ता नहीं करने देते। बर्तन पटक के वो अपने कमरे में चली गई। रात को जब रबीका के घर उसको लेकर आए तब तो सब ठीक थी, लेकिन इसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इसकी तबीयत अचानक क्यों ख़राब हुई। क्योंकि उसे काफ़ी आज़ादी दी गई थी, घर में कोई इसे मना नहीं करता था, कोई रोक टोक नहीं करता था, मगर शाम तक वो खुद पे काबू पा चुकी थी। वो नहीं चाहती थी कि उसकी किसी हरकत से घर में कोई शक हो। ओके, तो मैं अब डेविड से नहीं मिलूंगी। जब मैं रबीका के घर नहीं जाऊंगी तो मेरा सामना भी नहीं होगा और वो मेरे जहन से निकल जाएगा। उसने इस रात ये तय किया। 1-1.5 हफ्ता वो रबीका के घर नहीं गई, ना ही उसने अपने घर इन्वाइट किया, लेकिन उसके बावजूद भी न वो शीबा को अपने जहन से निकल पाई, ना ही डेविड को। एक दिन बात करते करते
उसने पूछा कि तुम लोगों ने शिवा के पेरेंट्स से बात की? हाँ, मम्मी ने बात की। वो लोग भी यही चाहते थे, अगले साल छुट्टियों में जब पाकिस्तान आएंगे तो हम इन दोनों को एंगेज कर देंगे। शादी तो खैर 4-5 साल बाद होगी, क्योंकि डेविड को अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट करनी है। डेविड बहुत खुश होगा ना? है? अभी कौन सी इंगेजमेंट हुई है? अभी तो सिर्फ बात हुई है। मम्मी ने उससे पूछा तो उसने कोई एतराज़ नहीं किया। मैंने कहा ना, शिवा को कौन नापसंद करेगा, वो उसे बता रही थी। सानिया को एकदम बहुत सन्नाटा सा महसूस हुआ। सानिया और रबिका के प्रमोशन टेस्ट होने वाले थे। उसे कुछ क्वेश्चन में प्रॉब्लम थी। मेरा ख्याल है मुझे रबिका से मदद लेनी चाहिए। उसने सोचा और फ़ोन उठाया। रबिका का फ़ोन ख़राब था। उसे याद आया। ड्राइवर को लेकर उसके घर चली गई। रबिका बीवी अनीता बीवी के साथ लाइब्रेरी गई हैं, कुछ देर में आ जाएंगी। घर में कोई और नहीं है? नहीं, डेविड साहब है, मैं बुलाता हूँ। इतनी ही देर में डेविड आ गया। हेलो, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, असल में रबिका से कुछ क्वेश्चन समझने थे मुझे। हाँ, वो लाइब्रेरी गई, अभी आती होगी। आपने तो हमारे घर आना ही छोड़ दिया। सानिया ने कुछ कहने की कोशिश नहीं की। लाएं, किताब दिखा, हो सकता है मैं आपकी मदद कर सकूं। अरे ये तो बहुत आसान है। वो कुर्सी उठाकर सेंट्रल टेबल के सामने ले आया और उसको सवाल समझाने की कोशिश करने लगा। क्या इसे कभी पता चलेगा कि मैं इसे मोहब्बत करती हूँ? कभी उसने मेरे बारे में सोचा भी होगा? वो कुछ सोचते सोचते अचानक पानी के कतरे डेविड के हाथ पे गिरे। क्या हुआ सानिया? वो हिचकियों से रो रही थी। डू यू नो हाउ मच आई लव यू? वो दम बखुद हो गया। सानिया, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रहना चाहती और तुम शिवा को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर रहे हो। सानिया, तुम होश में हो? नहीं, मैं होश में नहीं हूँ। मैं नहीं जानती डेविड, मैं नहीं जानती ये सब क्यों हुआ और कैसे हुआ। वो सांस रोक के उसे बिलखते हुए देख रहा था। लेकिन अगर तुम किसी और के हो गए तो मैं ज़िंदा नहीं रह पाऊंगी, मैं खुदकुशी कर लूँगी। क्या तुमको अभी अंदाज़ा नहीं हुआ कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ? क्या तुम्हें कभी मेरा ख्याल नहीं आया कि शिवा मुझसे बहुत अच्छी है? वो उसके सामने से उठ गया। अंदाज़ा था मुझे, मगर ये सब बेकार है। तुम्हारे और मेरे दरमियान इतनी दीवारें हैं, सिर्फ मोहब्बत से कुछ नहीं हो सकता। मेरी और अपनी ज़िंदगी को मुश्किल बनाने की कोशिश मत करो सानिया। सानिया ने बिलाकर उसे कहते सुना। तुम मुस्लिम हो, मैं ईसाई हूँ, और ये फ़र्क ना तुम ख़त्म कर सकती हो ना मैं। लेकिन मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। हाँ, तो वो मैं भी करता हूँ। मगर तुमने मुझे कभी कहा क्यों नहीं? कहने से क्या होता है सानिया? मैं तुम्हें ऐसे ख्वाब क्यों दिखाता जिनकी कोई ताबीर नहीं है? आज तुमने खुद पहल की तो मैंने कहा, वरना शायद मैं तुमसे कभी ना कहता। डेविड, तुम मुसलमान हो जाओ, फिर हम शादी कर सकेंगे। ये बात दोबारा कभी मत करना। तुम मेरे लिए ईसाई हो जाओगी? वो मुश्तिल हो गया। मेरा ख्याल इस बात को यहीं ख़त्म करते हैं। दोबारा इस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहता। सब कभी ख़त्म नहीं हो सकता था, अब भी कुछ ख़त्म नहीं हो सकता। अब मैं जान गई हूँ कि तुम भी मुझसे मोहब्बत करते हो, तो मैं तुम्हें अब नहीं खो सकती। तुम सुन रहे हो? मैं बार बार इस टॉपिक पे बात करूँगी। वो चीज़ें उठाकर भागती हुई रबीका के घर से निकल आई। प्रमोशन टेस्ट खत्म होने के एक दिन बाद डेविड ने उसे कॉल किया। आज रबीका नहीं आ रही, क्या तुम मुझसे मिल सकती हो? हाँ, क्यों नहीं, मैं तुम्हें कॉलेज से पिक कर लूँगा। उसने फ़ोन बंद कर दिया। पिछले 2 हफ्ते मैंने बहुत सोचा और मैं चाहता हूँ तुम भी सोचो। तुम अगर मुझसे शादी करना चाहती हो तो सोच लो। इसके लिए तुम्हें बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा। मैं तुमसे मज़हब बदलने पे तो इसरार नहीं करूँगा, लेकिन अपना घर, ख़ानदान, शायद मुल्क छोड़ना पड़े, क्योंकि यहाँ रह के मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। यहाँ ये मुमकिन ही नहीं होगा। तुम मेरे साथ बाहर जाना पड़ेगा, और ये अभी नहीं होगा। पहले इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी। क्या तुम 4-5 साल मेरा इंतज़ार कर सकती हो? नहीं, 4-5 साल? इंटर के बाद तो मेरे पेरेंट्स हर कीमत मेरी शादी कर देंगे। मेरे लिए तो मज़ाहमत भी नहीं हो सकती। तो फिर तुम क्या चाहती हो, मुझे ये बताओ। क्या करना चाहिए? मुझे नहीं पता, तुम बताओ। उसने डेविड से पूछा। मैं कुछ नहीं जानता। मेरे पेरेंट्स को पता चलेगा तो तुम्हें पता नहीं कि क्या कुछ तमाशा होगा। मेरे फादर मुझे सपोर्ट करते हैं, मैं तुम्हें सपोर्ट नहीं कर सकता। तुम इंटर करो, 1 साल है, मैं देखता हूँ क्या हो सकता है। मगर मैं फिर कह रहा हूँ, एक बार फैसले पे गौर करो। इन सारी मुश्किलात का सामना कर पाओगी जो मुझसे शादी की सूरत में तुम्हारे सामने आएंगी? तुम्हारी फैमिली और यहाँ के सारे लोग हमारे दुश्मन हो जाएंगे। एक मुस्लिम लड़की एक क्रिश्चियन लड़के के साथ शादी नहीं कर सकती। तुम्हारे मज़हब में ये नहीं होता, क्या तुम जानती हो? मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम जज्बात में आकर कोई फ़ैसला करो और फिर तुम्हें पछताना पड़े। तुम्हें पहुँचने वाली कोई भी तकलीफ़ मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त होगी।